स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई का जो क्रम है वो जारी रखे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, भ्रूण एवं इसका विकास कैसे होता है, मतलब एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं और जो एक बीजपत्री भ्रूण होते हैं, मतलब डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, जैसे कि हमने उनमें जाना क्या था कि जो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो होते हैं और मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो होते हैं, उसमें स्टार्टिंग की जो कंडीशन होती है, जो उनके एम्ब्रियो के परिवर्तन के पहले की स्टेज होती है, वो बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल समान होती है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या मैच्योर होते जाते हैं, या उनके कह लीजिए इस तरह से उनके तुरंत परिवर्तन के तुरंत बाद की जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में पढ़ेंगे कि जो उनका सेकेंड पॉइंट था कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक, भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि भ्रूणपोष जो होते हैं उनका विकास कैसे होता है, भ्रूण के पोषण का विकास किस क्रम में चलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी मैंने उस दिन स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की क्रिया पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने हमने बताया था आपको कि जो भ्रूण होते हैं उनके भ्रूणकोश के पोषण के लिए किसी भी इस प्रकार के कह लीजिए कि ऑर्गन की आवश्यकता होती है, अंग की आवश्यकता होती है ना, तो उसमें भ्रूणकोश ही होता है जो किसी भी प्लांट्स के अंदर उपस्थित होकर प्रेजेंट रह करके वो वहाँ से क्या करेंगे, फूड मटेरियल एंड न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, सब करेंगे, चूसेंगे और उसे एक जगह स्टोर करके रखते हैं कि जैसे ही वो भ्रूण का डेवलपमेंट शुरू होता है, वो वहाँ क्या करते हैं, उन सभी न्यूट्रिशन को उनके भी भ्रूण के निर्माण में क्या करते हैं, लगा देते हैं या उनकी मदद में दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसको आज हम लोग देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं, उनका विकास जो चलता है वो किन किन स्टेज से होकर गुजरता है। कह रहा है कि भ्रूणपोष जो होते हैं वो बीज का या बीज का भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक होता है। कह रहे हैं कि जो भ्रूणपोष होते हैं वो एक बीज होता है, तो उनके चारों तरफ इस तरह से कवरिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक होते हैं। इसी भ्रूणपोष में भी भोज्य पदार्थ के जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, वो वहाँ भोज्य पदार्थों को क्या किए रहते हैं, कलेक्ट किए रहते हैं, इकट्ठा किए रहते हैं। इस वजह से इनको भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष मतलब जो टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा ही भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, वहाँ कलेक्ट हुए रहते हैं। इसका विकास, इसका भ्रूणपोष का विकास भ्रूणकोश केंद्रक से होता है। कह रहा है कि भ्रूणकोश जो होते हैं उनका डेवलपमेंट, जब केंद्रक का विकास होता है, जब उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर जब बदलाव होते हैं या उनका विकास होता है, उस टाइम ही किसका, भ्रूणकोश का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, कह रहे हैं कि जब डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। अभी बता दिया, यहाँ तो कहा कि जो भ्रूणकोश होते हैं वो बीज के लिए भोज्य संग्रह ऊतक होता है, बीजों के लिए भोज्य पदार्थों का इकट्ठा करने वाला टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो भ्रूणकोश होते हैं। इनका निर्माण कब होता है, कह रहे हैं कि जब केंद्रक का विकास हुआ तब इनका निर्माण होता है। लेकिन केंद्रक का विकास कब होता है, कह रहे हैं कि जब डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट होती है, द्विनिषेचन की क्रिया जब कंप्लीट होती है, उसी टाइम आपका क्या नाम है, एम्ब्रियो भ्रूणकोश का निर्माण होता है। मतलब जब द्विनिषेचन क्रिया कंप्लीट होती है उस टाइम केंद्रक का निर्माण होता है, और जब केंद्रक का निर्माण हो जाएगा उसी के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। डायग्राम आपके सामने है, अभी हम उसके माध्यम से ये समझा देते हैं। कह रहे हैं कि आगे यह सामान्यतः जो भ्रूणकोश होते हैं वो सामान्यतः त्रिगुणित अवस्थाओं में होते हैं। ठीक, तीन एन, इनमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास, और अभी हमने तुरंत बताया कि जो बी ये फूड मटेरियल क्या करेंगे,
एब्जॉर्ब किए रहेंगे या कह लीजिए कि संग्रह करके रखे रहेंगे, वो किसके उपयोग में आएंगे? वो जब भी आएंगे वो टिश्यू क्या नाम है सीड्स और जो फ्रूट्स बनेंगे उसी टाइम वो क्या करते हैं, उनके विकास में मदद करते हैं, उनके निर्माण के लिए वो उपयोग में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी आपने क्या जाना कि जो भ्रूणकोश होता है उसका जब विकास होता है तो सबसे पहले उसके विकास के लिए एक टिश्यू के रूप में जो क्या नाम बीज के विकास के लिए एक टिश्यू के रूप में भ्रूणकोश वहाँ क्या रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन भ्रूणकोश का डेवलपमेंट कब हो रहा है? जब केंद्रक का डेवलपमेंट हो जा रहा है। केंद्रक का डेवलपमेंट कब होता है? जब द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, उसके फलस्वरूप उसमें केंद्रक का क्या होता है, विकास हो जाता है। ठीक, केंद्रक का जब विकास हो गया तो कह रहा है कि जब ये केंद्रक का विकास हो गया, बार बार इसके अंदर डिवीजन आए तो वहाँ n+n+n की कंडीशन में ऑर्गेनिक स्टेज अवस्थाओं में कुछ इस तरह से गुण के साथ गुणसूत्र जुड़े हैं, जिसके कारण वो त्रिनियन की अवस्था में चला जाता है, जिसको हम त्रिगुणित कहते हैं। कह रहा है कि अब इसमें क्या होंगे कि जो भोज्य पदार्थ संग्रह होंगे, इकट्ठा होंगे, वो किसके उपयोग में आएंगे? उनके भ्रूण के विकास और बीज के अंकुरण के समय, मतलब जब भ्रूण का डेवलपमेंट होगा और जब भ्रूण का डेवलपमेंट हो गया उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, उस टाइम ये भोज्य पदार्थ मतलब भ्रूणकोश जो होते हैं उसके अंदर संचित भोजन इनके उपयोग में आ जाता है। अब कह रहा है कि जो एंडोस्पर्म के टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल एंडोस्पर्म। कौन कौन हो गए? न्यूक्लियर मतलब केंद्रकीय भ्रूणकोश क्या होता है, तो केंद्रकीय से नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इनके अंदर जो केंद्रक होते हैं उनके अंदर बार बार डिवीजन की क्षमता होती है, वो बार बार डिवीजन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक, कोशिकीय भ्रूणकोश क्या होते हैं? कोशिकाओं में जब उनके अंदर भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो उसे हम कोशिकीय। हिलोबियल भ्रूणकोश क्या होते हैं? जब केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोशीय भ्रूणकोश की बीच की जो कंडीशन होती है, जो उनके बीच की अवस्था होती है, उसे हम हिलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि जो केंद्रकीय भ्रूणकोश होते हैं, न्यूक्लियर भ्रूणकोश जो होते हैं वो क्या होते हैं? कह रहे हैं कि इनमें भ्रूणकोश, इनमें जो एंडोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, बार बार डिवीजन की क्षमता होती है होकर वो स्वतंत्र रूप से, मतलब वो स्वतंत्र रूप से उनके अंदर जितनी बार डिवीजन की क्षमता होगी उतनी ही ज़्यादा केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, जो बाद में करेंगे, जो बाद में परिधीय पर विन्यासित भ्रूणकोश के मध्य एक केंद्रक रिक्तिका बनाती हैं। देखिएगा यहाँ है आपका स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हम नेमिंग कर दें इसमें। यहाँ देखिएगा इस तरह से थोड़ा सा संरचना ये दिख रहा होगा, ये क्या है, पॉलन ट्यूब। उनके बगल में ये है जाइगोट। ठीक, जाइगोट हो गया। और यहाँ क्या है, एंडोस्पर्म भ्रूणकोश, और ये सभी क्या है, एम्ब्रियो हो गए आपके, या कर दीजिए सेंट्रल चैम्बर हो गया, उनके बीच में सेंट्रल चैम्बर होंगे। और देखिएगा यहाँ जो है नीचे की साइड ये चलाजा हाउस्टोरिया है। चलाजा हाउस्टोरिया है। ठीक है, ये सेंट्रल चैम्बर हो गए आपके। अब यहाँ आपका देखिएगा इनके अंदर जो रिक्तिकाएं थी, जो सेंट्रियोल थे, उनके अंदर बदलाव हुआ। अभी तक तो आपको दिख रहा था कि एक देखिएगा यहाँ एंडोस्पर्म की साइड में
बाकी सेल्स में यहाँ डिवीजन हुआ है। उसके बाद ये एक पॉलन ट्यूब टाइप से देखिएगा, पॉलन ट्यूब टाइप की संरचना है, ट्यूब टाइप की। यहाँ क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे जाइगोट्स का फॉर्मेशन हो गया है और जाइगोट्स के फॉर्मेशन के फलस्वरूप देखिएगा बहुत सारी रिक्तिकाएं बन गई हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं का निर्माण हो चुका है। बाद में जो है कि जो सभी रिक्तिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और बहुत से केंद्रक व कोशाद्रव्य भर जाते हैं। देखिएगा अब यहाँ इस तरह से ये कंडीशन है, यहाँ कोई भी रिक्तिका आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी चैम्बर आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या होगा, वो सभी चैम्बर्स नष्ट होकर के केंद्रक और कोशाद्रव्य सबके अंदर क्या होते हैं, भर जाते हैं। ठीक है ना, यही उनका डायग्राम है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया जो भ्रूणकोश के मध्य की अवस्था थी, उसमें एक केंद्रीय मतलब सेंट्रियोल वैक्यूल्स का क्या हुआ, निर्माण हो गया है, जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। कह रहे हैं कि जो बाद में नष्ट हो जाती है, वहाँ देखिएगा कि जो भी वैक्यूल्स चैम्बर में थे स्पेस, वो सभी समाप्त होकर के ये इनका लास्ट स्टेज है। इसमें पूरा ये इस तरह की संरचनाएं जो मैंने बनाया वो पूरा रहेगा और वो पूरी चारों तरफ उनको क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। नष्ट कौन होता है, केंद्रीय रिक्तिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशाद्रव्य क्या होते हैं, वहाँ भर जाते हैं। जब कोई भी पार्ट्स होते हैं, अगर वहाँ जैसे अभी आपको चोटी लग जाती है कभी कभी, तो वहाँ क्या ऑर्गन क्या होते हैं, कार्य करने बंद कर देते हैं, फंक्शंस वहाँ नहीं क्रिएट कर पाते हैं और धीरे धीरे अगर उसका टाइम से इलाज आप नहीं करवा पाते हैं तो वो मसल्स वहाँ पे क्या होते हैं, घाव सा बनना शुरू हो जाता है और अंदर क्या होता है, उसके इर्द गिर्द जल का जमाव होने लगता है, जिसके कारण वो एक बड़ा रूप भी ले लेता है। इसी तरह से इनके जो शेल होते हैं चैम्बर में, सेंट्रियोल चैम्बर जो होती है, जैसे वो नष्ट होती हैं, वहाँ क्या होती हैं, बहुत से केंद्रक और कोशाद्रव्य भर जाते हैं। इनके नष्ट होने पे वहाँ क्या होती है, केंद्रक का निर्माण हो जाता है तथा कोशाद्रव्य का निर्माण हो जाता है। कह रहे कि इसके पश्चात जब केंद्रक और कोशाद्रव्य का निर्माण वहाँ हो गया, तो उसके पश्चात जो अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, वहाँ अनेक कोशिकाएं जो बन जाती हैं, उससे ही केंद्रीय भ्रूणकोश सामान्यतया पॉलीपेटैली वर्ग में होता है। तो वो जो कंडीशन होती है उस टाइम की, उसमें जो केंद्रीय भ्रूणकोश होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, पॉलीपेटैली वर्ग में होते हैं। ठीक, पॉलीपेटैली क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल टाइप के प्लांट होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब होता है जैसे में कैप्सुला। ठीक, आगे हम देखते हैं कि कोशीय भ्रूणकोश क्या होते हैं। कह रहे कि इनमें भ्रूणकोश केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, सेकेंड डायग्राम आपका पूरी तरह से इस पे डिपेंड है। ठीक है, फर्स्ट में तो आप लोगों ने देख लिया कि जो पॉलन ट्यूब था, जाइगोट था, एंडोस्पर्म था, सबके अंदर क्या था, विभाजन की क्षमता हुई, मतलब जो भी उनके अंदर केंद्रक उपस्थित थे उनके अंदर बार बार डिवीजन की क्षमता हो रही थी, जिसके फलस्वरूप वो परिधीय मतलब परिध के रूप में किनारे किनारे, परिध तो यही होता है ना साइड में, ये तो परिधीय केंद्र का क्या कर रहे थे, केंद्र के रूप में विन्यासित हो जा रहे थे। और यहाँ क्या बोल रहा है कि कोशीय भ्रूणकोश में इनमें भ्रूणकोश केंद्रक के, इनके जो भ्रूणकोश होते हैं वो केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, किसके पश्चात, जो उनके अंदर बार बार डिवीजन होता है, सभी डिवीजन के पश्चात कोशावृत्ति बनती है। यह प्रायः गैमोपेटैली वर्ग में होता है। जितनी भी कोशावृत्ति बन गई, वो सभी क्या होते हैं, गैमोपेटैली वर्ग में आते हैं। ठीक है, जैसे बिल्लारसिया, ये एक प्रकार का पौधा है जिसमें इस प्रकार का कोशीय भ्रूणकोश देखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हीलोबियल भ्रूणकोश क्या होते हैं। ठीक, हीलोबियल भ्रूणकोश होते क्या हैं, करें कि यह केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशीय भ्रूणकोश, क्या, यह केंद्रीय भ्रूणकोश मतलब जब इनके अंदर केंद्रीय भ्रूणकोश होता था, तो यह केंद्रीय भ्रूणकोश में क्या हुआ, जो भी भ्रूणकोश थे उनके केंद्र बार बार डिवीजन की क्षमता कर रहे थे। इस भ्रूणकोश और इस भ्रूणकोश मतलब केंद्रीय भ्रूणकोश, कोशीय भ्रूणकोश के बीच की जो स्टेज होती है, इसके बीच की जो यहाँ अवस्थाएं होंगी, वो हीलोबियल भ्रूणकोश कहलाता है। अभी देखिएगा, इसमें बोला ना कि जो कोशावृत्ति बनती है, विभाजन के फलस्वरूप जो कोशावृत्ति बन रही हैं, वो क्या होती हैं कि लगभग गैमोपेटैली वर्ग में आती हैं। और इसमें क्या बोला, यहाँ देख लीजिएगा, जो बार बार विभाजन हुआ उसके फलस्वरूप जो भी
केंद्रक बने हैं वो परिधीय पर विन्यासित होते हैं। अब यहाँ देखिएगा जितने भी केंद्रक बनते जा रहे हैं, यहाँ एक था, एक से दो हो गया, देखिएगा बीच में यहाँ से बार है, एक से दो हो गया, फिर ये दो से चार हो गया, चार से फिर आठ हो जाएगा, आठ से 16 हो जाएगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये देखिएगा ए बी इस तरह से इनकी अवस्थाएं हैं। ठीक, तो यहाँ देखिएगा जो भी केंद्रक अब बने हुए हैं वो परिधि पे किनारे किनारे पे क्या है, स्थित हो गए, विन्यासित हो गए। तो वही बात कर रहा है कि इन दोनों के बीच की अवस्थाओं में मिल गए थे। इनके जो कह रहे हैं वो चीज यहाँ हो चुका है। इसमें जो कह रहे हैं कि ये जो भ्रूणकोश है वो कोशाभित्ति बनाती है। तो देखिएगा जब ये केंद्रक है ये परिधि पे आ गए हैं तो फिर अब इनकी कोशाभित्ति है। यहाँ देखिएगा शैलवाल का क्या हो रहा है, पूरी तरह से निर्माण हो चुका है इन दोनों स्टेजों में। तो ये वही चीज ये हिलोवियल भ्रूणकोश कह रहा है। ध्यान से समझिएगा, इस दोनों के बीच की अवस्थाएं को क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिएगा यहाँ केंद्रक का जो बार बार डिवीजन हो रहा था वो जो भी केंद्रक बन रहे थे वो परिधि मतलब किनारे किनारे क्या हो रहे थे, विन्यासित हो जा रहे, स्थिर हो जा रहे थे। और यहाँ क्या कर रहा है कि लास्ट में जब वो स्थित हो ही रहे थे तो उसके फलस्वरूप वो लास्ट में क्या करते थे, कोशाभित्ति का निर्माण कर लेते थे, जिसके फलस्वरूप ये क्या गैमोपेटैली वर्ग में आ जाते थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये स्टेज आपको मिल गया वहाँ का। अब इस पे पूरा हम इसको देख लेते हैं कि क्या रहा है। क्या केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशीय भ्रूणकोश के बीच की अवस्था होती है। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच की क्या होती है, ये स्टेज होती है। इनमें भ्रूणकोश, इनके जो भ्रूणकोश होते हैं उनमें केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात जो केंद्रक का फर्स्ट विभाजन होता है, स्टार्टिंग का जो यहाँ देखिएगा विभाजन हो रहा है, उसके पश्चात जो है कोशाभित्ति बनती है। क्या बन रहा है, शैलवाल बनता है। इसके पश्चात इन दोनों भागों में केंद्रक होता है। शैलवाल देख लीजिएगा, यहाँ शैलवाल बन गया। इनके दोनों पार्ट्स में कह रहा है कि क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं तथा भित्ति का निर्माण नहीं होता है। कह रहे केंद्रक तो बन गए लेकिन जो भित्ति होती है, जो लेयर होना चाहिए उनका निर्माण नहीं होता है, सिर्फ शैलवाल तक ही ये सीमित रह जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिएगा डेवलपमेंट। ठीक, हमने आपको बताया था कि आपके अंदर जो भी कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, जो भी सेल होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, डिवीजन की क्षमता होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, उनके अंदर क्षमता होती है तो वो डिवीजन करते हैं। लेकिन क्या डिवीजन के फलस्वरूप जो न्यू सेल बनते हैं तो क्या न्यू सेल परमानेंट बनते जाते हैं? पुराने सेलों का कुछ नहीं होता है। जो ओल्ड सेल होते हैं क्या वो वैसे की वैसे ही कंडीशन में पड़े रहते हैं? नहीं, जैसे नए सेल का निर्माण होता है पुरानी सेल डेड हो जाती हैं और वो आपके बॉडी से बाहर अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकाल दी जाती हैं। ठीक है, वही क्रियाएं आपका भ्रूणकोश की कंडीशन में भी हो रहा है। ठीक है ना, इनके अंदर बार बार डिवीजन की क्षमता भी है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि इनके जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो डेड सेल है उनको शरीर से बाहर, लेकिन सेम कंडीशन लगभग ऐसे इनमें भी हैं कि अभी आप देख ही रहे हो कि जो भ्रूणकोश बन रहे हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रह कर रहे हैं। तो उनको टिश्यू कह दिया कि भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह दिया गया कि जो भ्रूणकोश का भी निर्माण, सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर बन सकता है एक नंबर में, तो भ्रूणकोश का निर्माण कहाँ से होता है, तो केंद्रक से होता है। लेकिन केंद्रक का भी तो निर्माण कहीं से होता होगा। तो कह रहे हैं कि जब डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक, और जब केंद्रक का निर्माण हो जाता है इन सारे प्रोसेस के बाद जो गुणसूत्र बनते हैं वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, इसलिए उसको हम त्रिगुणित कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये क्या होते हैं, त्रिगुणित अवस्था में होते हैं। इनमें जो अच्छा आप भोजन बनाते होगे तो क्या उसको देखने के लिए नहीं ना, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए कि ढेर सारा हो जाएगा, कभी नहीं। जब भी आप बनाते हो उसमें खाने के ही वास्ते बनाते हो या फिर कोई आ जाएगा उनको खिलाने के वास्ते। उसी तरह जो भ्रूणकोश
मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा और बीज क्या होंगे, अंकुरित होंगे। बीज का जब अंकुरण की प्रोसेस शुरू होगी उस समय उनको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक, तो वहाँ वो उपयोग कर लिए जाएंगे। ठीक, ये सभी हो गए। उसके बाद जब भ्रूण का डिवीजन शुरू हुआ तो वो कई स्टेज में शुरू हो गया, जैसे कि आपके सामने 3 स्टेज उनके दिए गए हैं। 3 स्टेज में मतलब शुरू होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर आपका सेलुलर एंडोस्पर्म और लास्ट में हीलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक, इस प्रोसेस में इनका क्या हुआ, विभाजन होना शुरू हुआ। तो जब विभाजन हो गया तो केंद्रीय में बार बार डिवीजन हुआ, बार बार डिवीजन हुआ और बहुत सारे नए केंद्र का निर्माण हो गया। ठीक, आ रहा है ना समझ? बिल्कुल। अब इससे हट के बता रहे हैं अपने लैंग्वेज में, डिवीजन हुआ और नए केंद्र के निर्माण होते गए। तो जो नए केंद्र बनते गए लास्ट में वो क्या किए, चारों तरफ से उनके सेल वॉल से क्या हुए, जुड़ गए, उनके चारों तरफ विन्यासित हो गए, स्थिर हो गए। उसके बाद क्या हुए कि उनके बीच में देखिएगा, इनके बीच में जब ये विन्यासित हो गए तो एक केंद्रीय रिक्तिका बनानी है। ये केंद्रीय रिक्तिका मतलब उसके बीच में वैक्यूल टाइप की संरचना बनानी है, कुछ स्पेस बच जा रहा है। तो ये स्पेस जब बच गए तो कह रहे कि लास्ट में ये केंद्र के जो केंद्रक थे वो क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। तो इनमें बहुत से केंद्रक, ठीक, बहुत से केंद्रक को कोशाद्रव्य भर जाता है। देखिएगा ये साइड चले गए तो कुछ केंद्रक तो इनके इस पार्ट्स में आ गए सारे केंद्रक, और यहाँ कोशाद्रव्य मतलब कुछ कोशिकाओं को सुरक्षात्मक लेयर के रूप में या उनको नमी प्रदान करने के लिए वहाँ, या कह लीजिए भोजन के रूप में वहाँ क्या होते हैं, कोशाद्रव्य स्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अनेकों प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो गया। देख लीजिएगा बहुत सारे सेल्स क्या होंगे, चारों तरफ से उसको घेर लिए हैं। उसके बाद देखिए नीचे वाले में क्या बोल रहा है, कोशिकीय विभाजन में जब कोश केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, मतलब जो कोश का जो केंद्रक का उनके अंदर जब प्रत्येक विभाजन हो गया उसके पश्चात क्या होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की अवस्था हीलोबियल कहलाती है। इन दोनों के बीच की अवस्था क्या होती है कि जो भी सेल थे, जो भी केंद्रक थे, उनके अंदर जब प्रथम विभाजन हुआ था तो वो लास्ट में क्या बनानी थी, कोशाभित्ति बनानी थी, जो आपके सामने है। इन दोनों डायग्राम को भी आप शो कर लीजिएगा। ये कोश का डायग्राम है, ये हीलोबियल कोश का डायग्राम है। ठीक, हीलोबियल कोश में ये किस पौधे में देखा गया है, मुरेस पौधे में इसको देखा गया है, मुरेस पौधे में। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। थैंक यू।